हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फेमिनिज्म का जो हमारा सेकंड फेज था वो बाकी रह गया था अभी पढ़ना में। इसके बाद हमें सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आज हमें सेकंड फेज पढ़ना है जिसमें हम उग्र नारीवाद या रेडिकल फेमिनिज्म को पढ़ेंगे। तो रेडिकल फेमिनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो रेडिकल फेमिनिज्म को पढ़ने से पहले एक कॉमन चीज़ें हमें समझना है कि जब हमने देखा था कि उदार नारीवाद को, ठीक है, उदार नारीवाद, इसमें हमने देखा था कि जो नारीवादी विचारक थे, ठीक है, जो नारीवादी थिंकर थे, उन्होंने क्या डिमांड की? उन्होंने केवल इतना डिमांड किया था कि महिलाओं को भी थोड़े बहुत अधिकार पुरुषों के जितना मिल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेडिकल फेमिनिज्म जैसे ही आता है, जैसे ही उदारवाद से उग्र नारीवाद की ओर आगे बढ़ती है चीज़ें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पैट्रियार्की को सबसे पहले अंत करने की बात की जाती है। महिलाओं के अधिकारों की समानता की तो बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे पितृसत्ता के अंत की भी बात की जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें यही समझना है कि उग्र नारीवाद में पैट्रियार्की को समाप्त करने की बात की जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, यह विचारधारा पितृतंत्र से जुड़ी व्यवस्था को स्त्री के उत्पीड़न का मुख्य स्रोत मानती है और इसके अंत के लिए समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की मांग करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो रेडिकल फेमिनिज्म है, ठीक है, रेडिकल जो फेमिनिज्म है, ये कहती है कि महिलाओं का उत्पीड़न, ठीक है, विमेंस का एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे क्या है? इसके पीछे पैट्रियार्की सोसाइटी जुड़ा हुआ है। इसके पीछे मुख्य रीजन है, मुख्य वजह क्या है? पितृसत्तात्मक समाज का होना। तो हमें इस समाज में क्या करना है? रेडिकल चेंज लाना है। हमें पैट्रियार्की समाज को बदलना है। पैट्रियार्की समाज को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक महिलाओं की जो उत्पीड़न की समस्या है वो समाप्त नहीं हो पाएगी। तो उग्र नारीवाद का बेसिकली यही उद्देश्य है कि महिलाओं के शोषण का कारण क्या है? पितृसत्तात्मक समाज है। तो इसी पितृसत्तात्मक समाज को सबसे पहले बदलने की जरूरत है। अब देखिए, इनके अनुसार, किसके अनुसार, मतलब उग्र नारीवाद के अनुसार, सार्वजनिक और आर्थिक जीवन में विषमता का मूल कारण पारिवारिक या निजी क्षेत्र में व्याप्त विषमता है। यानी कि रेडिकल फेमिनिज्म क्या बोल रहा है कि जो महिलाओं को लेकर के समाज में जो विषमताएं बनी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, इन सब चीज़ों को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है, उस वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि एक तो समाज कैसा है? समाज पुरुष प्रधान है, ठीक है, समाज में मेल डोमिनेंस है। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है? एक तो सामाजिक और आर्थिक जीवन, ठीक है, सामाजिक जीवन में विषमता है और आर्थिक जीवन में विषमता है। सामाजिक जीवन विषमता का मतलब है कि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है? दयनीय है। दयनीय स्थिति क्यों है? क्योंकि महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया गया है। महिलाओं को कहां तक सीमित कर दिया गया है? घरेलू कार्यों तक। दूसरी बात, जो पुरुष है, पुरुष वर्ग को राजनीति का क्षेत्र मिल गया है, यानी कहने का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र। इसकी वजह से भी क्या है? महिलाओं की दयनीय स्थिति बनी हुई है। तो महिलाओं के बीच में जो विषमता का कारण बेसिकली बना हुआ है, एक तो आर्थिक क्षेत्र है, दूसरा सामाजिक जीवन है। आर्थिक क्षेत्र में क्या है? आर्थिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था पर किसका कब्जा है? पुरुषों का कब्जा है, ठीक है। तो पुरुषों का कब्जा है और महिलाओं की क्या है? स्थिति वहां पर बदतर है। यहां तक कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिला को क्या समझाता है? महिला को पुरुष की संपत्ति समझ लिया जाता है, ठीक है, यानी कि महिला भी क्या है? पुरुष की प्रॉपर्टी है। तो यहां तक इतना डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना फेमिनिज्म का मुख्य उद्देश्य है। बेसिकली जो उग्र नारीवाद है, इसका ये मुख्य उद्देश्य मान सकते हैं, ठीक है। देखिए, इन्होंने विषमता को निम्न रूप में दर्शाया। अब जो रेडिकल फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो कहती है कि विषमता, डिस्पैरिटी समाज में क्यों बनी रहती है? डिस्पैरिटी बने रहने के बहुत सारे कारण है। क्यों बनी है? पहला कारण है पैट्रियार्की, ठीक है, पहला क्या कारण है? पितृसत्तात्मक समाज है। दूसरा कारण है सेक्स और जेंडर का, क्या है?
मिक्सिंग कर दिया गया है समाज में। सेक्स और जेंडर के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ा दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फेमिनिज्म का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया गया है कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है और जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि समाज द्वारा निर्माण किया गया इसका। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, घरेलू कार्यों के मूल्य आकलन पर बल नहीं दिया जाता है, इसके कारण भी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, दयनीय बनी हुई है। यानी कि जो घर का काम होता है वो महिला करती है, लेकिन घर के काम का कोई मूल्य पुरुष समाज के द्वारा नहीं समझाता है, तो इसीलिए महिलाओं की स्थिति क्या है, दयनीय बनी हुई है, इसीलिए महिलाओं की स्थिति विषम है। ठीक है, तो जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो ये डिमांड करती है कि महिलाओं की जो घरेलू कार्य हैं, ठीक है, उनके भी मूल्य होने चाहिए, महिला को घरेलू कार्यों के बदले वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोग इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि वेतन की भी डिमांड कर रही हैं घर की, घरेलू कार्यों को लेकर के, जबकि उदारवादी नारीवादियों ने क्या बोला था कि हमें थोड़े बहुत वोटिंग के राइट दे दो, हमें थोड़े बहुत पॉलिटिकल राइट दे दो, हमें थोड़े बहुत सोशल राइट दे दो, हम घर में रह लेंगे, घरेलू कार्यों को सारा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एज परिवर्तित होता है, जैसे समाज में बदलाव आता है, जैसे जैसे उग्र नारीवाद का उदय होता है, रेडिकल फेमिनिज्म आता है, वो क्या बोलता है कि हमें वोटिंग राइट, सोशल राइट, पॉलिटिकल राइट, जितने भी राइट हैं सारे राइट चाहिए, और उसके साथ पैट्रियार्की का अंत भी हमें करना है, हमें सिस्टरहुड सोसाइटी का निर्माण करना है, हमें घरेलू कार्यों के मूल्य चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम घर के कार्य करते रहें और पुरुष जो है बाहर मजे करते रहें, ऐसा नहीं है। अब हम घर के काम करेंगे तो घर के काम के बदले हमें क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, और इस घरेलू कार्य का जब तक मूल्य नहीं मिलेगा हमें, तब तक समाज में हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा। ठीक है, राजनीति को केवल सार्वजनिक जीवन तक सीमित करना, यह भी क्या है, यह भी महिलाओं की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। तो जो रेडिकल फेमिनिज्म है यह कहता है कि राजनीति को केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं करना, ठीक है, बल्कि राजनीति को क्या करना है, हमें घरेलू क्षेत्र में भी लाना है, जिससे कि महिलाएं भी क्या कर सके, वहां पर महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ रेडिकल फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म से रिलेटेड कुछ थिंकर्स हैं, जैसे सिमोन द ब्यूऑन है, ठीक है, और ये बेसिकली फ्रांस से रिलेटेड है, तो वे फ्रांसीसी विचारक हैं, फ्रांसीसी नारीवादी विचारिका हैं। तो सिमोन द ब्यूऑन का जो जन्म हुआ है 1908 और 1986 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनकी जो सबसे फेमस बुक है द सेकेंड सेक्स, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये मैचिंग के लिए आता है नेट में। ठीक है, आप अगर मिलान के लिए क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये 1949 में ये बुक लिखी गई थी। इसके अंतर्गत इन्होंने स्त्रियों की पराधीनता पर प्रहार करते हुए कहा कि स्त्री जैसी है वैसी पैदा नहीं होती, बल्कि उसे वैसा बना दिया जाता है। ठीक है, अब इसका क्या तात्पर्य हुआ कि स्त्री जैसी है वैसी पैदा नहीं होती। तो सिमोन द बुआ ने बोला कि क्या महिलाएं पैदा होते ही उनके कानों में कुंडल होते हैं, क्या उनके बड़े बाल होते हैं, क्या महिलाओं के पैरों में पायल या जो भी आभूषण होते हैं क्या वो लगे रहते हैं, क्या महिलाओं के हाथों में चूड़ियां होती हैं पैदा होते ही, नहीं। तो सिमोन द बुआ कह रही हैं कि ये सब करता कौन है, महिला पैदा नहीं होती, बल्कि किसी एक स्त्री को महिला बनाया जाता है। बनाता कौन है, पैट्रियार्की समाज, पितृसत्तात्मक समाज बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है, अगर मान लीजिए आपकी कोई छोटी सिस्टर 5 साल की है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपकी सिस्टर 15 साल की है कोई, लेकिन उसी सिस्टर का एक छोटा भाई है 10 साल का। ठीक है, तो 10 साल का भाई छोटी सिस्टर की सुरक्षा के लिए उसके साथ जाएगा। उसकी बहन अगर कोचिंग जा रही है तो कोचिंग में उसका छोटा भाई छोड़ने जाएगा उसे, और उसका छोटा भाई उसको लेने जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 10 साल का पुरुष भी क्या कर सकता है, अपनी बड़ी बहन की सुरक्षा कर सकता है। यानी कि यह क्या दर्शाता है, यह पितृसत्तात्मक सोच दर्शाता है, जिसमें यह माना गया है कि महिला की उम्र चाहे कितनी भी हो,
चाहे वो कितनी बड़ी हो पुरुष से, ठीक है, लेकिन वो हमेशा क्या होती है, पुरुष की तुलना में कमजोर होती है। इसीलिए उग्र नारीवादियों ने क्या बोला है कि जैसी महिलाएं पैदा होती हैं वैसी दिखती नहीं, बल्कि उनको ऐसा बना दिया जाता है। उनको बनाने के पीछे पितृसत्तात्मक समाज होता है। अगर आप और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आपकी महिलाओं को महिला बनाने के पीछे कौन होता है, उनकी अपनी माँ होती है, ठीक है। माँ क्या बोलती है कि बेटी आप ये पहनो, जीन्स मत पहनो, ठीक है, आप साड़ी पहनो, फलाना पहनो, ये पहनो, चूड़ियाँ पहनो, सिंदूर लगाओ, ठीक है। तो क्या जब महिला पैदा होती है, बच्ची छोटी सी रहती है, क्या वो सिंदूर लगाती है? क्या वो साड़ी पहन के पैदा होती है? क्या उसके कान में छेद होते हैं? क्या उसकी नाक में छेद होते हैं? नहीं, उसको बनाया जाता है। बनाता कौन है? स्वयं समाज बनाता है, ठीक है, समाज बनाता है। समाज में खास करके पितृसत्तात्मक समाज की सोच बनाती है उसे, उसकी स्वयं की महिलाओं को महिला बनाने के लिए बाध्य करती है, ठीक है। तो सिमोन द बुआ का एक फेमस स्टेटमेंट ये है, तो आप इसको जरूर याद रखें कि महिला जैसी पैदा होती है वैसी होती नहीं, ठीक है, बल्कि उसे समाज के द्वारा महिला बनाया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आप जरूर याद रखें, ये नेट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर DSSB का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे आपको ये वाले पॉइंट्स आपको बहुत सारे एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पुरुष प्रधान समाज जहाँ पे है, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उस समाज में स्त्री को हमेशा सेकेंड सेक्स के रूप में देखा जाता है या सेकेंड जेंडर के रूप में देखा जाता है। द्वितीय लिंग का मतलब होता है कि निम्न दर्जे के रूप में देखा जाता है, ठीक है, यानी महिलाओं को हमेशा कमजोर रूप में देखा जाता है। द्वितीय लिंग या द्वितीय दर्जा सेकंड क्लास के रूप में देखा जाता है। फर्स्ट क्लास किसको मिलता है? पुरुष को मिलता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज होगा, वहाँ पे महिलाओं को सेकेंड क्लास के रूप में देखा जाएगा, महिलाओं को सेकेंड जेंडर के रूप में देखा जाएगा, महिलाओं को जो है वो द्वितीयक दर्जे के रूप में देखा जाएगा। तो उग्र नारीवादी कह रही है कि महिलाओं के द्वितीयक दर्जे के बने रहने के पीछे यही पुरुष समाज है, ठीक है। तो हमें इसी पुरुष प्रधान समाज को क्या करना है? समाप्त करना है। जब तक पुरुष प्रधान समाज बना रहेगा तब तक महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं आने वाला है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अंतर करना सीखें कि उदारवादी नारीवाद की क्या मान्यताएं रही हैं और उग्रवादी नारीवाद की क्या मान्यताएं रही हैं। तो उग्र नारीवादी जो बोल रही है पुरुष प्रधान समाज को समाप्त करने की बात कर रही है, जबकि उदारवादी नारीवाद कह रही है कि पुरुष और महिलाओं के बीच में क्या हो? अधिकारों को लेकर के केवल समानता हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम, शिमोन द ब्यूआई ने स्त्रियों को यह प्रेरणा दी कि वे अपने आप को पहचाने, उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में जिस स्थिति में रखा गया है उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सिमोन द बुआ एक प्रेरणा दे रही हैं महिलाओं को कि वे अपनी सामाजिक स्थिति को पहचाने, वे कैसी सिचुएशन में रह रही हैं, उनके शोषण का क्या कारण है। अगर वो अपने शोषण को पहचान जाएंगी, अगर उनको ये पता चल जाएगा कि उनके शोषण के पीछे पुरुष प्रधान समाज है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो उससे निकलने का कोशिश करें वो, ठीक है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अगेंस्ट में आंदोलन करें, विद्रोह करें, पैट्रियार्की को समाप्त करने की बात करें, ठीक है, तभी महिलाओं की स्थिति क्या हो पाएगी? बेहतर हो पाएगी। चलिए अब देखिए, सिमोन द ब्यूआई का प्रथम प्रसिद्ध कथन है, ब्यूआई अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं कहीं सिमोन द बुआ लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। सिमोन द बुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि बुआ जो शब्द है ना, ये बुआ का वर्ड जो है फेमस है इंडिया में, तो इसीलिए सिमोन द बुआ कह सकते हैं, सिमोन द ब्यूआन कह सकते हैं। ये बहुत सारी बुक्स में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सिमोन द ब्यूआन का जो बेसिकली कथन प्रसिद्ध है, इन्होंने बोला कि जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक, यानी कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो ये स्टेटमेंट आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट एग्जाम में सीधे उठ के आते हैं, इसलिए मैंने इसको बोल्ड करके लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं या उदारवादी नारीवाद पढ़ रहे हैं, तो उनमें आप अंतर करना सीखें, क्योंकि उदारवाद की जो मान्यताएं रही हैं उससे आगे की विचार क्या है? उग्र नारीवाद के हैं। अब जब उग्र नारीवाद के आगे हम पढ़ेंगे समकालीन नारीवाद, ठीक है। तो समकालीन नारीवाद की समस्याएं कुछ और हैं।
समकालीन नारीवाद की समस्याएं क्या हैं? जैसे कि समकालीन नारीवादी कहती हैं कि महिला महिला में भी क्या है, भेदभाव बना हुआ है। एक तरफ गोरी महिला है, दूसरी तरफ काली महिला या अश्वेत महिला है, इन दोनों के बीच में भेदभाव बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं महिला जो नारीवादी आंदोलन है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्या है, फेयर नहीं है। तो आगे की जो समस्याएं हैं वो समकालीन नारीवाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या समझना है, अभी हमें रेडिकल फेमिनिज्म को अच्छे तरीके से समझना है कि रेडिकल फेमिनिज्म किस पर बल दे रहा है। एक तो रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो पैट्रियार्की को समाप्त करने की बात कर रहा है, पितृसत्ता के अंत की बात कर रहा है। दूसरी बात सिस्टरहुड सोसाइटी की बात कर रहा है, ठीक है। तीसरी बात कह रहा है कि महिलाओं की जो महिला की जो सिचुएशन बनी हुई समाज में, यानी कि महिलाओं की शोषण का जो कारण मूल रूप से है वो क्या है, वो पैट्रियार्की सोसाइटी है, वो पितृसत्तात्मक समाज है और हमें इसी पैट्रियार्की सोसाइटी को समाप्त करना है। तो बेसिकली जो नारीवाद का उद्देश्य है कि पैट्रियार्की सोसाइटी को समाप्त करना है। अब नेक्स्ट थिंकर जो है सुलामित फायरस्टोन है। सुलामित फायरस्टोन ने क्या क्या बातें बोली हैं, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं एक करके। अमेरिकी लेखिका हैं सुलामित फायरस्टोन और आंदोलन करती हैं, ठीक है। ये आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद के सैद्धांतिक आधार पर प्रकाश डालते हुए इसकी शानदार पैरवी करती हैं। शानदार पैरवी करने का मतलब है कि इन्होंने उग्र नारीवाद के विचारों को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सुलामित फायरस्टोन क्या बोलती हैं। इन्होंने तर्क दिया कि सारा जो इतिहास है आज तक का, ठीक है, नारी पर पुरुष के अत्याचार की कहानी पर बना हुआ है। यह पितृसत्तात्मक या पितृतंत्रीय शक्ति का जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट द ऑल हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैन ऑपरेशन ऑफ वीमेन, दिस इज लिविंग एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियार्कल पावर। तो कहीं ना कहीं सुलामित फायरस्टोन ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो नारी के ऊपर, जो महिलाओं के ऊपर अब तक अत्याचार होता आ रहा है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं इतिहास से रिलेटेड है। चाहे आप इतिहास में देख लें, सती प्रथा को देख लीजिए। सती प्रथा में क्या रूल था कि अगर किसी विवाहित स्त्री, ठीक है, जिस स्त्री का विवाह हुआ है, अगर किसी विवाहित स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को भी क्या किया जाता था, उसी पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये कितना बड़ा अत्याचार था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मान लीजिए, अगर वही किसी विवाहित पुरुष की पत्नी मर जाती थी तो उस पुरुष को जिंदा क्यों नहीं जलाया जाता था, ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है समाज में, ठीक है। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें क्या हुई हैं, सारी चीजें इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो ये इतिहास से जुड़े होने का कारण क्या है, ये पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। इसी पैट्रियार्की सोसाइटी को अंत कर दें तो सारे इतिहास का अंत हो जाएगा और महिलाओं के जो अत्याचार की कहानी है वो भी उसका समाप्त हो जाएगा, वो भी उसका अंत हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाहे सुलामित फायरस्टोन हो, चाहे अगर आप समझेंगे एक बेसिक शब्दों में मैं बात करूं तो जो उग्र नारीवाद है आपका, ठीक है, जो उग्र नारीवाद है इसका उद्देश्य क्या है। पहली बात तो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही है। दूसरी बात क्या बोल रही है कि महिलाओं के शोषण का कारण क्या है। महिलाओं के शोषण का कारण पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। इनका अगला उद्देश्य क्या है, पितृसत्ता को समाप्त करना। पितृसत्ता को समाप्त करना इनका उद्देश्य है, क्योंकि इनका मानना है कि पैट्रियार्की के कारण ही समाज में क्या बना हुआ है, शोषण बना हुआ है। पैट्रियार्की के कारण समाज में इतिहास को दोहराया जाता है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, महिला मुक्ति है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना, टू अबॉलिश द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इनका अगला उद्देश्य क्या है? सिस्टरहुड सोसाइटी का निर्माण करना। सिस्टरहुड सोसाइटी का निर्माण का तात्पर्य है कि अब जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से विवाह नहीं करेंगी, पुरुषों से विवाह नहीं करेंगी, ठीक है। महिलाएं अगर विवाह करेंगी तो महिलाओं से ही करेंगी। इसी को चाहे सिस्टरहुड सोसाइटी बोल ले या बोल ले भगनी समाज, ठीक है। तो बेसिकली उग्र नारीवाद का ये उद्देश्य रहा है। अगर आप इतना समझ चुके होंगे तो चाहे अब यहाँ पे चाहे जितने भी थिंकर आएंगे, चाहे सुलामित फायर स्टोन हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे फायर स्टोन हो, या फिर चाहे सिमोन द बियॉन हो, ठीक है। सबके विचार क्या मिलेंगे आपको? यही, इसी के ऊपर सारे थिंकर्स विचार अपने देंगे कि नारी मुक्ति की बात करेंगे, पैट्रियार्की को समाप्त करने की बात करेंगे और सिस्टरहुड सोसाइटी के निर्माण की बात करेंगे, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इसको समाप्त करने की बात करेंगे, ठीक है। और ये बोलेंगे कि महिलाओं के जो शोषण का मूल कारण क्या है? मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी को समाप्त कर दिया जाए तो महिलाओं को क्या मिल जाएगा? शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। तो यही बेसिकली उग्र नारीवाद का उद्देश्य है। अब इसमें आपको थोड़ा सा और क्या समझना है, जैसे फायर स्टोन का बुक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, ठीक है, डायलेक्टिक ऑफ सेक्स उनकी बुक है। और वही सिमोन द बुआ की है द सेकेंड सेक्स, 1948 में लिखी गई, ठीक है। ईयर वाइज आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बुक्स हैं ये वाले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक क्या होते हैं, डायरेक्टली आपको मैचिंग में देखने की मिल जाएंगे। जब आप मिलान करने के लिए देंगे तो मिलान करने के लिए आपको वहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये अच्छे तरीके से, अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करके पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से एक एक तरीके से आइडेंटिफाई करके पढ़ेंगे कि उदारवादी नारीवाद का क्या उद्देश्य रहा है, उदारवादी नारीवादी में कौन कौन से विचारक आते हैं, और जैसे कि आप मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट किस युग में आती हैं, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट के बारे में अगर आपने याद पढ़ा होगा तो ये कैसी थिंकर्स हैं, तो ये उदारवादी नारीवाद हैं, ठीक है। तो उदारवादी नारीवाद और उग्रवादी नारीवाद में क्या अंतर है, इन दोनों को आप अच्छे से कैटेगराइजेशन वाइज पढ़ें, समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो जब तक आप समझेंगे नहीं, चीज़ों को रटेंगे, तो फिर आपसे चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी फिर। चलिए अब देखते हैं हम आगे सुलामित फायरस्टोन के बारे में, ठीक है। अब देखिए उग्र नारीवादी विचारधारा के अनुसार क्या क्या चीजें होती हैं। इस विचारधारा के अनुसार स्त्री के शोषण का अंत करने का सही तरीका यह होगा कि जो लिंग आधारित श्रम विभाजन है ना, सेक्स बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर को समाप्त कर दिया जाए। यानी इसमें क्या होता है, लिंग आधारित श्रम का विभाजन कैसे होता है, कहने का मतलब है कि श्रम का विभाजन कैसे हो रहा है, मेल और फीमेल को देख करके। यानी अगर कोई काम महिला, अगर कोई महिला है, अगर एक दिन में वो काम, ठीक है, अगर एक दिन में, वन डे में अगर एक काम करती है तो उसे 500 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अगर वही काम एक दिन का कोई पुरुष करता है सेम काम को, उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, महिलाओं के घरेलू कार्य का कोई मूल्य नहीं है, जबकि महिलाएं भी क्या करती हैं, पूरे दिन काम करती हैं। वहीं पुरुष क्या करते हैं, ऑफिस में काम करके आते हैं, वो कहते हैं कि हमने पूरे दिन काम किया है, उनके काम का मूल्य हो गया है, ठीक है। तो जब उनके काम का मूल्य है तो महिलाएं भी तो घर में काम कर रही हैं, तो महिलाएं कह रही हैं कि श्रम विभाजन को समाप्त किया जाए, महिलाएं जो घर में काम करती हैं उनके घर के काम का भी मूल्य उन्हें मिलना चाहिए। जब तक उनके घरेलू कार्यों को मूल्य नहीं मिलेगा तब तक जो है वो समाज में शोषण का शिकार बनी रहेंगी, ठीक है। अब देखिए इनकी जो फेमस बुक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970 में लिखी गई। इसके अंतर्गत नारीवाद की नई व्याख्या देकर
इससे जुड़े आंदोलन को एक दिशा प्रदान की इन्होंने। यानी इन्होंने डायलेक्टिक ऑफ सेक्स में ये बताया कि जो मेल और फीमेल को लेकर, जो उनके वर्क को लेकर, जो उनके श्रम को लेकर विभाजन किया गया है, इसी विभाजन को हमें समाप्त करना है। यह विभाजन क्यों होता है? क्योंकि समाज में पुरुष की प्रधानता है, ठीक है। अगर यही पुरुष की प्रधानता समाज से समाप्त हो जाए तो अपने आप जो श्रम का विभाजन बना हुआ है, ठीक है, जो लैंगिक विभाजन बना हुआ है कि महिलाएं निम्न दर्जे की होती हैं और पुरुष उच्च दर्जे के होते हैं, तो इसी लैंगिक विभाजन को, इसी सेक्स बेस्ड जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इसी को समाप्त करने पर इन्होंने ज़्यादातर जोर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिकली आपको याद क्या करना है इनमें। बुक, इनकी जो बुक है फेमस, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, ठीक है, तो ये याद जरूर रखना आप। और इसमें बहुत ज़्यादा देखिए, फेमिनिज्म में अगर आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, तो रेडिकल फेमिनिज्म का क्या विचार है, इसके बारे में एक दो लाइन स्टेटमेंट में पूछ लेगा। तो आपको मैंने रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में बता दिया है, ये सारे रेडिकल फेमिनिज्म के पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है? ये रेडिकल फेमिनिज्म के सारे पॉइंट्स हैं। आप इन पॉइंट्स को अगर याद कर लेंगे तो आपको एक एक थिंकर्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है। रटने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जैसे ये बुक है द सेकंड सेक्स, सिमोन द बुआ, फायरस्टोन की द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे केट मिलेट के बारे में। केट मिलेट की जो फेमस बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स है, ठीक है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स है। अब केट मिलेट के क्या विचार अलग होंगे उग्र नारीवाद से? तो नहीं, जो उग्र नारीवाद के विचार हैं वही केट मिलेट के विचार हैं, वही सिमोन द बुआ के विचार हैं, वही सुलामित फायरस्टोन के विचार हैं, ठीक है। जितने भी उग्र नारीवादी हैं सबके एक ही विचार हैं, बस आपको जितने भी अलग अलग रेडिकल फेमिनिज्म के थिंकर्स हैं इनकी आपको बुक से अलग से याद करनी है। बस इतना ही थोड़ा सा काम आपके पास एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, बाकी आपको एक्स्ट्रा एक एक चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं केट मिलेट के बारे में। ये भी अमेरिका की नारीवादी विचारक है, ठीक है। इनकी जो फेमस बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1971 में लिखी गई। इसके अंतर्गत इन्होंने तर्क दिया है कि स्त्री पुरुष का परस्पर संबंध शक्ति के प्रयोग का उदाहरण है। देखिए सेक्सुअल पॉलिटिक्स में क्या बताया इन्होंने कि जो इस मेल और फीमेल का जो रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस बनता है? वो शक्ति के प्रयोग के ऊपर स्थापित होता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि पुरुष क्या होता है, पुरुष जो है वो शक्तिशाली होता है और महिलाएं कम शक्तिशाली होती हैं, ठीक है। जो ये इंपॉर्टेंट बुक है आप इसको जरूर याद रखें, सेक्सुअल पॉलिटिक्स इनकी फेमस बुक है, 1971 में लिखी गई ये बुक है, ठीक है। तो केट मिलेट के विचार को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए पढ़ना क्या है, जो आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अगर मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगा फालतू की चीज़ें तो वो आपके काम आने वाली नहीं है। मैं उसी चीज़ को ऐड कर रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए इसे कायम रखने के लिए विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ को कायम रखने के लिए? कि स्त्री के ऊपर जो अत्याचार होता है, महिलाओं का जो शोषण होता है ना, इसको कायम रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इसे किसका प्रयोग किया जाता है? आइडियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आइडियोलॉजी कैसी आइडियोलॉजी है? ये पैट्रियार्कियल आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो ये पितृसत्तात्मक विचारधारा है। पितृसत्तात्मक विचारधारा में क्या महत्व दिया जाता है? पितृसत्तात्मक विचारधारा का मुख्य उद्देश्य होता है कि पुरुष प्रधान समाज होना चाहिए, पुरुष प्रधान समाज होगा। दूसरी बात, जहां पे पैट्रियार्कल सोसाइटी होगी वहां पे महिलाओं की निम्न दर्जा, महिलाओं की स्थिति क्या होगी? कमजोर होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उग्र नारीवाद का मेन उद्देश्य क्या है? पैट्रियार्कल सोसाइटी को समाप्त करना है। पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो विचारधारा है इसको समाप्त करना है। इसकी विचारधारा क्या है? पुरुषों की प्रधानता है, महिलाओं को निम्न दर्जे का देखा जाता है, महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता है, महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पुरुष प्रधान समाज की सोच है। और पुरुष प्रधान विचारधारा का प्रयोग करता है, किस लिए करता है? क्योंकि यह दर्शाता है कि पुरुष क्या करते हैं, पुरुष जो है वो समाज के रक्षक हैं,
देश के रक्षक हैं, ठीक है। आप पुरुष प्रधान समाज जो है वो और किस चीज का सहारा लेता है, एक चीज का सहारा और लेगा, जैसे वो कहता है, चाहे आप पुराणों में देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप महाभारत में देख लीजिए, चाहे आप रामायण में देख लीजिए। अगर आप महाभारत की बात करें तो महाभारत में जो द्रौपदी की रक्षा किसने की, पुरुष ने की, ठीक है। अगर आप रामायण में देख लीजिए, रामायण में सीता की सुरक्षा किसने की, पुरुष ने की, है ना। तो कहीं ना कहीं रामायण गाथाओं पुराणों इन सब के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है, इस विचारधारा का प्रयोग किया जाता है कि पुरुष प्रधान समाज जो है वो क्या है, पुरुष हमेशा शक्तिशाली होते हैं, महिलाएं क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। इसीलिए महिलाओं को क्या होना चाहिए, महिलाओं को जो है पुरुषों की बात माननी चाहिए और पुरुषों के आधिपत्य में रहना चाहिए उनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, पुरुष प्रधान समाज की सोच होती है। तो जो जो उग्रवादी नारीवादी हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इसी पुरुष प्रधान समाज की विचारधारा को परिवर्तित करना है, इसी पुरुष प्रधान समाज की या मेल डोमिनेंट सोसाइटी को क्या करना है, प्रॉपरली समाप्त करना है, ठीक है। यानी कि उग्र नारीवाद का मानना यह है कि जब तक पैट्रियार्की का अंत नहीं होगा तब तक महिलाओं की स्थिति में किसी भी टाइप का कोई भी सुधार लाने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि सबसे पहले हम क्या करना है, हमें पैट्रियार्की सोसाइटी को समाप्त करना है, तभी हम महिलाओं के अधिकारों को लेकर के कोई बात कर पाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह राजनीतिक संबंध की कोटि में आता है। इस दृष्टि से नारीवाद को एक राजनीतिक आंदोलन का रूप देना सर्वथा तर्क संगत होगा। यानी कहने का मतलब है कि केट मिलेट क्या बोल रही है कि जो विचारधारा है, ठीक है, विचारधारा कैसे कहाँ प्रयोग किया था, विचारधारा का प्रयोग पॉलिटिक्स में करते हैं, ठीक है। विचारधारा का प्रयोग ये पॉलिटिक्स में करके महिलाओं को क्या करते हैं, महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता। आप आज भी देख लें, जो संसद में महिलाओं को अब जाके 2023 में जाके, ठीक है, नारी वंदन अधिनियम पता ऐसे करके कुछ आया हुआ है कि अब जाके महिलाओं को 33% आरक्षण मिला हुआ है संसद में। इसके पहले महिलाओं को संसद में कोई अधिकार नहीं था कि उनके लिए कोई 33% का आरक्षण हो, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब महिलाओं के लिए स्पेशली प्रावधान किया गया है कि अब महिलाओं की जो भारत की पार्लियामेंट है उसमें महिलाओं को 1/3 क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे जैसे समाज बदल रहा है, महिलाओं की सोच बदल रही है, तो समाज में क्या आ रहा है, समाज में जागरूकता बढ़ रही है, अधिकारों का आगमन हो रहा है, तो समाज में कहीं ना कहीं नारीवाद का धीरे धीरे वर्चस्व अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा उग्र नारीवाद का विचार है। तो अब हम अगले जो पार्ट में पढ़ेंगे, हम समकालीन नारीवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो समकालीन नारीवाद के आगे अभी पीपीटी मैंने बनाया नहीं है, तो मैं पीपीटी बना लूंगा, तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लास में वहाँ से मैंने आपको पढ़ा देना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, और अभी हमें आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए अभी हमने नारीवाद के टाइप्स पढ़ लिए कि कितने टाइप्स के फेमिनिज्म है, लिबरल फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, ठीक है, और रेडिकल फेमिनिज्म। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली है, और कौन कौन से थिंकर्स किस कैटेगरी में आती हैं, इन सारी चीज़ों की हमने चर्चा प्रॉपर तरीके से कर ली। अगर आपने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ फेमिनिज्म की सारी वीडियो देखें, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समकालीन नारीवाद को लेकर के, कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म को लेकर के। ये नारीवाद का एक अदर टाइप्स है, ठीक है, जिसमें हम अश्वेत नारीवाद के बारे में पढ़ेंगे, या हम बोल लें इसको ब्लैक फेमिनिज्म। फिर उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर इको फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तर नारीवाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या क्या इनकी डिमांड है, कौन कौन सी इन्होंने चीज़ें की डिमांड की है, क्यों ऐसा विचार आया, ठीक है। अब समकालीन नारीवाद की क्या समस्याएं बन रही हैं, इन सबको चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। और जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो यहाँ से पूछे जाएंगे पारिस्थितिकी नारीवाद से, ठीक है। अब तक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ज़्यादातर वंदना शिवा पे क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से
पारिस्थितिकी नारीवाद क्या क्या बोलता है, क्या क्या इनकी मान्यताएं हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर आया हुआ है, या तो ब्लैक फेमिनिज्म पे एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेट में तो ब्लैक फेमिनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन पारिस्थितिकी नारीवाद पे नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुसंस्कृतिवाद, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है, मल्टी कल्चरलिज्म पढ़ेंगे। तो अब आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो पेड कोर्स खरीदें। तो मैं उन दोस्तों के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए, उन भाइयों बहनों के लिए एक तरीके का कोर्स लॉन्च किया हूँ, जो पेड कोर्स से भी अच्छा कोर्स आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप कंटेंट वाइज देख लीजिए, चाहे लेक्चर वाइज देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप लेक्चर का ड्यूरेशन देख लीजिए। मेरा लेक्चर का ड्यूरेशन कम से कम एक टॉपिक पे, अगर नारीवाद को हम पढ़ रहे हैं तो 3 से 4 घंटे का एक लेक्चर होगा, ठीक है। आप कहीं और दूसरी जगह पढ़ रहे होंगे कोचिंग में, तो आपको वहाँ पे 1 घंटे या 2 घंटे में आपको पढ़ा के निपटा देंगे, ठीक है। मैं भी कोचिंग में पढ़ाता था नेट जेआरएफ की, तो अभी मैंने इस बार स्किप कर दिया। मेरा भी यही काम था कि मैं भी वही शॉर्ट में पढ़ा के बच्चों को निपटा देना होता है, ठीक है। कोचिंग का यही काम होता है, कोचिंग वाले तो यही करते हैं। तो मैंने इसीलिए कोचिंग बेसिकली छोड़ा, क्योंकि मैं अपने आप से भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये मैं पढ़ा कर क्या रहा हूँ और बच्चों का क्या फ्यूचर होगा आगे चल के, ठीक है। क्योंकि देखिए, थोड़े उसमें क्या होता है, कोचिंग में 1000 बच्चे या 50 बच्चे, 100 बच्चे, जितने बच्चे पढ़ने आते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिकली ना के बराबर कुछ भी नहीं आता उनमें, ठीक है। तो जिनको थोड़ा बहुत आता है वो तो चलो, हमने थोड़ा बहुत शॉर्ट पढ़ा दिया तो वो पढ़ के पास हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, 95% बच्चे फेल हो जाते हैं एग्जाम में। कहते हैं सर हमने कोचिंग लिया, फेल हो गए। भाई फेल तो तुम्हें होना ही है, क्योंकि तुमने कोचिंग में एडमिशन जो लिया है। कोचिंग में एडमिशन लेना मतलब फेल होना है, ठीक है। क्योंकि कोचिंग कभी भी आपको कंप्लीट कोर्स, डिटेल कोर्स नहीं पढ़ाएगी। कोचिंग हमेशा आपको शॉर्ट में पढ़ाती है, ठीक है। शॉर्ट एंड टारगेटेड पढ़ाएगी। उनका उद्देश्य होता है कि हमें हमारे यहाँ 60 सीट की स्ट्रेंथ है, हमारे रूम में केवल 60 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 60 बच्चों के लिए 60 बच्चे उनके अगले बैच के लिए वेट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो अगर आप इन्हीं 60 बच्चों को 2 साल पढ़ाएंगे तो कोचिंग का तो लॉस हो जाएगा ना। तो इनका उद्देश्य क्या होता है, 2 महीने में क्या करना है, 3 महीने में या मैक्सिमम 4 महीने में कोर्स को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो आपको ये 4-4 घंटे पढ़ाएंगे, 6-6 घंटे पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ाएंगे खूब लिखवाएंगे आपको। आप किसी कोचिंग में जाइए, देखिए आपको या तो नोट्स पकड़ा देंगे पहुंच के, या तो आपको खूब लिखाएंगे, वहाँ पे समझाएंगे नहीं। समझाने के लिए जब आप पूछेंगे ना, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, बोलेंगे क्लास के बाद आप पूछ लेना, ठीक है। ना तो कोई क्लास के बाद समझाता है, ना तो किसी टीचर के पास इतना टाइम होता है कि वो क्लास के बाद आपको समझा पाए। तो मेरे लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप द पॉलिटिकल फिलोसफर नाम से इसी वीडियो के लिंक में आपको मैं चैनल का अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जुड़ जाएं। आपको अब मैं धीरे धीरे करके एक एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड कराता चलूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8882868707 पर आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको क्रैश कोर्स पढ़ा के छोड़ दूंगा, तो मेरा ये काम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो आप चैनल से बने रहें। और हाँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि फालतू लोग चैनल पे ना आएँ, और जिनको पढ़ना है वही चैनल को सब्सक्राइब करें, वही लोग लाइक करें और वही चैनल पे बने रहें, ठीक है। इस चैनल पे पॉलिटिकल बाजी कोई भी ना करें, बयानबाजी इस तरीके से ना करें। और पढ़ने वाले बच्चों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे कुछ पढ़े, उनका रिजल्ट आए, ठीक है। आप चैनल पे जुड़ जाएंगे, आपको कोई पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, आप केवल बस ये बातें कर रहे हैं, वहाँ की बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, क्या फ़ायदा उससे, ठीक है। आप अपना तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप दूसरे बच्चों को भी परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तभी आप इस चैनल से जुड़ें, अदरवाइज ये चैनल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, ठीक है। तो थैंक यू। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप पढ़ते हैं तभी, अगर नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ चैनल से ना जुड़ें आप। थैंक यू।